शादी के अगले दिन मेरा दामाद आया और बोला कि आपकी बेटी मुझे खुश नहीं कर पाती, और ये कहकर उसने मेरी बेटी को छोड़ दिया। ये सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर गया। मैं अपनी बेटी को कई प्रसिद्ध डॉक्टरों के पास ले गया, लेकिन सभी ने कहा कि उसके शरीर में कोई खराबी नहीं है, सब कुछ सामान्य है। फिर एक दिन मेरी बेटी ने मुझे बताया, माँ मेरे एक दोस्त ने कहा कि एक मंदिर के पास एक संत बाबा हैं जो सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसलिए मैं अपनी बेटी को उस संत बाबा के पास ले गया। वहाँ संत बाबा ने एक विशेष तेल से इलाज करने के लिए कहा। इसके लिए आपकी बेटी को 7 दिनों तक यहीं रहना होगा। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया, लेकिन उसे अकेले छोड़ने के कारण मुझे डर लग रहा था, इसलिए अगले दिन मैं उसे देखने के लिए फिर गया। वहां मैंने जो देखा उसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। जब मैंने साधु बाबा के कमरे का दरवाजा खोला तो मेरी नज़र पास वाले कमरे में पड़ी और वहां का दृश्य देखकर मेरी रूह रुक गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। मेरा नाम रूमी है। मेरी बेटी ही मेरा एकमात्र सहारा है। मेरी बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई, लेकिन मेरे पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के कारण हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने अकेले ही अपनी बेटी की शादी कराई। जब वह शादी के लायक हो गई तो उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी के लिए मेरी सास और जीजा गांव से आए और मेरी मदद की। शादी बहुत धूमधाम से हुई। मैं उस दिन बहुत खुश था क्योंकि मैं अपनी बेटी के जीवन की एक बड़ी जिम्मेदारी ठीक से निभा पा रहा था, लेकिन शादी के बाद जब बेटी को ससुराल छोड़ना पड़ा तो मेरा मन शांत नहीं हुआ। मैं उसे छोड़ नहीं सकता था, लेकिन मैंने उसे अलविदा कह दिया। उस रात जब मैं घर आया तो ऐसा लग रहा था जैसे घर बिल्कुल खाली था। फोन की घंटी सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन थोड़ी देर बाद घंटी आई रुक गया। रात को मैंने फिर प्रार्थना की कि मेरी बेटी का नया जीवन सुखमय हो। अगले दिन भी मेरा दामाद अचानक अपनी बेटी के साथ घर आ गया और पहले तो मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने कहा कि तुम अपनी बेटी को अपने पास रखो और वह मुझे खुश नहीं रख सकता, तो मानो मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। उसके पैरों के नीचे से और लड़की भी सिर झुकाए खड़ी थी। मैं शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाई। मैंने अपने दामाद का हाथ पकड़ा और उसे कुछ समय देने के लिए कहा, और वह अभी भी नए पारिवारिक जीवन का आदी नहीं है। मैं उसे समझाऊंगा कि कृपया इतनी जल्दी निर्णय न लें, लेकिन वह नहीं माना और लड़की को मेरे पास छोड़ गया। मैंने सोचा कि जब समाज में लोगों ने ये सुना होगा तो उनके मन में कितने सवाल होंगे। मैं इन बातों का कैसे जवाब दूंगी। यह मेरी बेटी के लिए बहुत कठिन था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे मजबूत होना होगा। फिर अजीब बातें शुरू हो गईं। अगर लोग मेरी बेटी के चरित्र के बारे में कुछ कहते हैं तो मैं इसे आसानी से नहीं ले सकती। अब मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी सच में गलत थी या मेरा दामाद झूठ बोल रहा है, लेकिन मेरी बातें सच थीं। अब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मेरी तरफ देखा नहीं, बल्कि अपना हाथ हटा दिया और कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। फिर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। शायद उसने कुछ कहने से इनकार कर दिया, शायद उनके बीच कुछ झगड़ा हुआ था। मैंने आंखों में आंसू लेकर लड़की की तरफ देखा तो वह भी रो रही थी। मैं उसे कमरे के अंदर ले गया और बैठ गया। उसके बाद मैं लड़की को बड़े डॉक्टरों के पास ले गया और उसका चेकअप किया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने कहा कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है, उसमें कोई दोष नहीं है। तभी मैंने फैसला किया कि मैं अपने दामाद के पास जाऊंगी और सीधे पूछूंगी कि जब मेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है तो आपने ऐसी शिकायत क्यों की।
मैंने लड़की से कहा मैं अभी इसका जवाब ढूंढता हूँ। लड़की बहुत डरी हुई थी और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा माँ प्लीज उसे मत बताना, कौन जानता है, और अगर वह गुस्सा हो जाएगी और मुझे छोड़ देगी या कुछ और करेगी तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। मैं देख रहा था कि मेरी माँ का मन अपनी बेटी के बारे में सुनकर और भी उलझनों से भर गया था। इस बारे में बात करते समय लड़की अपनी आंखों से बातें करती रही जो मेरे लिए अजीब था, लेकिन मैं चुपचाप लड़की के लिए सब कुछ आसान कर रहा था। मेरे दिमाग में संदेह था कि कौन गलत था और कौन सही था, लेकिन इसके बाद जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना सही नहीं होगा। थोड़ी देर बाद हम कार में बैठे और घर जाते हुए रोने लगे, लेकिन वे सवाल बार बार मेरे पास आ रहे थे, जैसे शायद कुछ ऐसा है जो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। शायद दामाद को लड़की पसंद नहीं है और वह किसी और से प्यार करता है, इसलिए वह मेरी बेटी को दोष दे रहा है, या क्या वास्तव में मेरी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ है। इन विचारों से ग्रस्त था। यही सोचते सोचते हमें पता ही नहीं चला कि कब हम घर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद वह खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। उसने मेरे लिए चाय बनाई और वापस अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह शांत स्वर में मेरे पास आई और बोली, माँ, मेरे एक दोस्त ने कहा कि गांव के बाहर एक मंदिर के पास एक संत पिता हैं जो सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर मैं वहां जाऊं तो शायद मुझे कोई समाधान मिल जाए। मैं ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। लड़की ने कहा, ठीक है, यदि आप यही चाहते हैं तो हम वहां जाएंगे। मैंने सोचा कि यदि उस संत पिता के पास वास्तव में कोई समाधान होता तो शायद उसकी बेटी का जीवन फिर से सुंदर हो जाता। मुझे ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ मेरी सहमति के बाद जल्दी से तैयार हो गई, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम लोग साधु बाबा के दर्शन के लिए निकले। कुछ देर बाद वहां पहुंचे, लेकिन वहां का माहौल देखकर थोड़ा चौंक गए। जहां आमतौर पर साधु बाबाओं की भीड़ हुआ करती थी, वहां आज एक अजीब सी खामोशी और एक बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं और लड़की कमरे में दाखिल हुए और चारों ओर देखा और साधु बाबा के पास पहुंचे और लड़की की सारी स्थिति बताई। उन्होंने ध्यान से सुना और कहा कि आपकी बेटी को 7 रातों तक यहीं रहना होगा। मैं उसकी विशेष तेल से मालिश करूंगा। ये कहते समय उसने हमारी ओर देखा भी नहीं। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और वह मंत्रोच्चार में व्यस्त था। उसके व्यवहार से मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वास्तव में क्या असामान्य लग रहा था। मैं अपनी बेटी को 7 दिनों के लिए वहां छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जैसे कि स्थिति के दबाव से मजबूर होकर मैंने उसके जीवन में शांति बहाल करने के लिए यह निर्णय लिया। क्योंकि मुझे पता था कि एक लड़की के लिए समाज में तलाक के कलंक के साथ जीना आसान नहीं होगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। हमारे समाज में दोष हमेशा लड़की के कंधों पर ही आता है, इसलिए मैंने अपना मन मजबूत किया और उसे छोड़ दिया। वहां जाकर घर लौट आया, लेकिन जब मैं घर आया तब भी मेरा मन उस संत पिता की याद आया। सब कुछ थोड़ा असामान्य था। मैं सोचता रहा कि मैंने कुछ गलत किया है या मुझे दोपहर से पहले फिर से वहां जाना चाहिए। पहले तो मैंने सोचा कि कुछ खाकर शांत हो जाऊंगा और फिर जाऊंगा, लेकिन मन में शांति इतनी बढ़ने लगी कि अब और इंतजार नहीं कर सका। मैं घर छोड़कर वापस वहां जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक पड़ोस की एक महिला ने मुझे फोन किया और कहा, इतनी रात को कहां जाओगे? ठीक है, तुम बहुत परेशान हो। मैंने उसकी बात सुनना बंद कर दिया। अगर तुम बिना कुछ कहे बाहर जाओगे तो शायद उसे शक हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है।
मेरी माँ को सब जानते थे। कभी कभी वह 1 सप्ताह के लिए मेरे घर आती थी तो मेरे मुंह से माँ के बारे में सुनकर पड़ोस के सभी लोग उनका आशीर्वाद लेने आते थे। पड़ोसी ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, आप थोड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपकी बेटी की शादी हो चुकी है। वह तरह तरह की बातें करने लगा, लेकिन तब मुझे उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। मैंने उसके लिए ये रिश्ता तय किया था ताकि वह खुश रहे, लेकिन क्या पता था कि ऐसे हालात आ जाएंगे। पड़ोसी अभी भी तरह तरह की बातें कर रहा था, लेकिन मेरा मन वहां नहीं था। मैं बस उससे किसी तरह छुटकारा पाना चाहता था। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हें कहीं जाना है? मैंने अपना सिर हिलाया, लेकिन बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था और आखिरकार खुद को उससे मुक्त कर लिया और बाहर चला गया। हर समय अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था। मेरा मन अज्ञात भय से घूम रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरे मन में लगातार सवाल और शंकाएं घूम रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने पड़ोसी को सब कुछ बता दिया तो वह इस घटना का रंग आस पड़ोस में सबके सामने फैला सकता है। मेरी बेटी की इस स्थिति ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया कि मुझे किसी के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं उसे 2 दिनों के लिए अपने दामाद के घर से ले आई। मैं सोच रही थी कि मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे। मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही थी। मैं बस यही सोच रही थी कि मेरे दामाद ने ऐसा फैसला क्यों लिया। उसने ऐसा क्यों कहा कि आपकी बेटी मुझे खुश नहीं कर सकती। इस विचार को मन में रखते हुए मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां मैंने कुछ घंटे पहले अपनी बेटी को छोड़ा था। कार से बाहर निकला, एक गहरी सांस ली, जल्दी से अंदर चला गया क्योंकि मैं उसके बारे में संदेह और विचारों से अभिभूत था। इस समाज में किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है, इसलिए मैं अपनी बेटी के पास पहुंचने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी ठीक है या नहीं। मैं सोच रहा था कि वह इस समय कैसी है। जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, अचानक मेरी नज़र पास के एक कमरे पर गई और वहां का दृश्य देखकर मेरा दिल रुक गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपना सिर खो दूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने देखा कि लड़की के सामने करीब 38 साल का एक युवक बैठा है, जिसे सभी लोग साधु बाबा कहते हैं। उसने लड़की की गोद में अपना सिर रखा हुआ है। दोनों हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। मैं बाहर से उनकी बातें सुन रहा था। युवक कह रहा था कि आपकी शादी की खबर सुनकर मैं एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सका। मेरी बेटी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई ताकि ये सुनिश्चित कर सकूं कि मेरे पति मुझे कभी न छुए। मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि हम हमेशा साथ रह सकें। मेरे पति दोबारा मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। लड़की हाथ पकड़कर शांति से बात कर रही थी और मेरे अंदर की आग धीरे धीरे जल रही थी। मैं इतने दिनों से अपने दामाद को गलत समझ रही थी। असली बात पता चलने पर मैं हैरान रह गई। गलती लड़की की थी। मैं उनकी बातों को आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने गुस्से में धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वे दोनों चौंक कर खड़े हो गए। कमरे में जाकर मैंने लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे तमाचा जड़ते हुए कहा, तुम्हें ऐसा काम करते हुए कभी शर्म नहीं आई? माँ की बात भी याद नहीं रही? मैंने अकेले ही तुम्हें उठाया और उनके गाल पर एक तमाचा दे दिया। मेरी शक्ल देखकर वह युवक उन्हें बचाने के लिए आगे आया, लेकिन मेरा गुस्सा देखकर वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। मैंने गुस्से में लड़की से पूछा कि तुमने अपने पति से क्या कहा कि उसने तुम्हें तुम्हारे पिता के घर छोड़ दिया। लड़की रो रही थी और धीरे से बोली,
मैंने अपने पति से कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं बच्चे पैदा नहीं कर पाऊंगी, मेरे कोई बच्चे नहीं होंगे। तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मेरी माँ ने तुम सभी को धोखा दिया है। मैं लड़की की यह बात सुनकर सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा मन कर रहा था कि उसका गला घोंटकर सब कुछ खत्म कर दूं। मेरी बेटी ने ऐसी रणनीति अपनाई कि मैंने उसे कभी नहीं सिखाया कि वह ऐसे रास्ते पर क्यों चल रही है। उसके बाद मैंने लड़की को समझाया कि तुम्हें अपने जीवन के फैसलों में अपनी भावनाओं को शामिल नहीं करना चाहिए। अब जब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे पास एक पति है तो परिवार पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन लड़की ने मेरी बात नहीं मानी और आखिरकार मैं हताश हो गया और उसे लेकर उसके पति के पास गई और वहां जाकर मैंने सारी सच्चाई बताई और अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगी। उसके पति ने कहा कि नहीं, मैं अब उसे अपने साथ नहीं रख सकता। जो लड़की अपने पति को छोड़कर दूसरे आदमी के लिए जा सकती है, वह कभी खुश नहीं रहेगी। मैं इतनी बड़ी दिलवाली नहीं हूं कि सब कुछ जानते हुए भी एक आदमी को स्वीकार कर सकूं। मैं उसे तलाक दे दूंगी। ये सब सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि लड़की की दूसरी शादी उसके लिए सही थी। वह अपनी पहली शादी में कभी खुश नहीं थी। उस घटना को 7 साल बीत चुके हैं और वह अभी भी मेरे पास नहीं आई है। मुझे नहीं पता कि उसकी जिंदगी कैसी चल रही है, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य निभाया। अब सब कुछ उसका अपना निर्णय है। लेकिन एक दिन अचानक वह मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली कि माँ, मैंने जो झूठ कहा था कि मैं गर्भधारण नहीं कर सकती, वह अब सच है। मैं इन 7 सालों में कभी माँ नहीं बन पाई हूँ। अब मेरी सास मेरे पति से किसी और से शादी करने के लिए कह रही हैं, क्योंकि हम अक्सर झगड़ते हैं कि मैं उन्हें परिवार की विरासत कभी नहीं दे सकती। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी गलती के कारण अब ये भुगत रही हैं। फिर उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि माँ, मैं आपका दोषी हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उससे कहा कि मुझसे माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि अपने पहले पति से माफ़ी मांग लीजिए। क्योंकि वह दोषी नहीं थी, फिर भी तुमने उसे उसके अधिकारों से वंचित कर दिया। यदि वह तुम्हें माफ़ कर दे तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मेरी बेटी मेरी बातें सुनकर अपने पहले पति के पास गई और उससे माफ़ी मांगी। आश्चर्य की बात यह है कि उसके पति ने उसे तुरंत माफ़ कर दिया, क्योंकि वह अपने जीवन में बहुत खुश था। फिर भगवान के आशीर्वाद से 9 साल बाद मेरी बेटी के घर एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ। उसे एहसास हुआ एक माँ अपने बच्चे की कितनी देखभाल करती है और वह एहसास कितना गहरा होता है। जब तक एक लड़की माँ नहीं बन जाती तब तक वह खुद कभी भी अपनी माँ के दर्द और त्याग को पूरी तरह से नहीं समझ सकती है। तभी मेरी बेटी दोबारा मेरे पास आई और मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और मैंने सच्चे दिल से उसे माफ़ कर दिया। कहानी का पाठ: लड़की को पहली बार भावुक होकर प्यार का खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन उस भावना ने उसे उसके पति और पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर कर दिया। आवेग में लिए गए क्षण एक गलत फैसले किस तरह जीवन में परेशानियां पैदा कर सकते हैं, यह इस कहानी में साफ झलकता है। इसलिए भावनाओं से विचारों और तथ्यों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। लड़की का अपने पहले पति के प्रति व्यवहार एक प्रकार का विश्वासघात था। ये हमें सिखाती है कि विश्वास और सम्मान पर बने रिश्तों में एक बार विश्वासघात होने के बाद उससे उबरना बहुत मुश्किल होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चे और ईमानदार रिश्ते को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। लड़की के पहले पति द्वारा उसे क्षमा करने में दिखाई गई उदारता हमें सिखाती है कि क्षमा करने से मानसिक शांति और खुशी मिलती है। यदि लोग क्षमा नहीं करते हैं तो वे अपने हृदय में दुख और घृणा रखते हैं। क्षमा की शक्ति न केवल स्वयं को बल्कि दूसरे पक्ष को भी शांति दे सकती है।
लड़की की मां ने अपने बच्चे को पालने के लिए हर तरह का त्याग किया, लेकिन लड़की को इस बात का एहसास नहीं था कि खुद मां बनने के बाद उसे एहसास हुआ कि एक मां को अपने बच्चे के सुख दुख का कितना ख्याल रहता है। ये पाठ हमें सिखाता है कि कोई भी दूसरों के बलिदानों और पीड़ाओं को तब तक पूरी तरह से नहीं समझ सकता जब तक कि वे इसका अनुभव न कर लें। कहानी के अंत में माँ की क्षमा और माँ और बेटी का पुनर्मिलन हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार कभी भी दूरी स्वीकार नहीं करता है। प्यार और रिश्ते चाहे कितने भी टूटे हों, उचित समझ और क्षमा के माध्यम से उन्हें फिर से मजबूत बनाना संभव है। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। आशा है आपको कहानी पसंद आएगी। अगर कहानी आपके दिल को छू गई है तो लाइक करना न भूलें। आप फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी और भी भावनात्मक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन पर क्लिक करें। ऐसा करना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें।